व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, आज हम टेलर की टेक्निक्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मन लगा के अब अगले 2 महीना पढ़ने वाले हो, जिसमें हम पूरा ही सिलेबस अपना कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार देखो, शुरू करते हैं हम लोग अपनी चीज़ों को। सबसे पहले हमारे पास आता है कि टेक्निक्स होती क्या है। तो देखो, प्रिंसिपल में टेलर ने क्या बताया कि भैया ऐसा करोगे तो चीज़ें ऐसी होंगी, राइट, कि क्या करना है। टेक्निक ये बोलती है कि कैसे करना है। टेलर की टेक्निक में मेनली अब ये होगा कि भैया चीज़ें ठीक है, आपने बता दिया कि क्या करना है, करना कैसे है ये बताओ। तो टेक्निक में जो सबसे पहली टेक्निक आने वाली है वो है हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक ऐसी टेक्निक है जो बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड है कि एक पर्टिकुलर मैनेजर, चाहे वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, वो सारे काम अकेले नहीं कर सकता। तो आपके पास हर अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग मैनेजर्स होने चाहिए। अब किस तरीके से कितने हों, तो टेलर ने बोला जो आपकी फैक्ट्री है ना, उसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। प्लानिंग के लिए अलग लोग रखो, इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग लोग रखो। अगर प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन एक ही इंसान कर रहा है ना, तो वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता भाई। प्लानिंग के लिए सेपरेट लोग होने चाहिए और उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए सेपरेट लोग होने चाहिए। तो हमने बोला ठीक है जी, हमने बोला फैक्ट्री मैनेजर के अंडर प्लानिंग इंचार्ज अलग हो, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग हो। अब प्लानिंग में रखे 4 लोग, कौन कौन, जो 4 अलग अलग चीज़ों की प्लानिंग करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आएगा डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन का क्या काम होगा, इसका काम होगा गाइडलाइंस फ्रेम करना, डिसिप्लिन के लिए गाइडलाइंस बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। डिसिप्लिनरियन का मेनली काम यही रहेगा कि डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन्ड हो, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का पर्पज होगा टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देना वर्कर्स को, कि चीज़ें देखो, इनके नीचे वर्कर्स हैं, है ना, कि किस तरीके से कौन सी चीज़ पहले होनी है, कौन सी चीज़ बाद में होनी है। तो हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके टाइमली जो जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो आउटपुट चाहिए, वो सब कौन देगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देगा, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क नाम में ही है, रूट यानी रास्ता दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, कि भैया पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे ये स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन चाहिए। अब स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कहाँ से शुरू करें, पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप क्या, वर्कर्स तो आप ही की बात मानेंगे। कौन बताएगा वो स्टेप्स, वो स्टेप्स बताएगा रूट क्लर्क, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज़ कितने समय में और कितने खर्चे के साथ होनी चाहिए, वो कौन बताएगा, वो बताएगा द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो हमारे पास कितने समय में होने चाहिए वो टाइम क्लर्क बताएगा। कॉस्ट क्लर्क में ये कॉस्ट शीट तैयार करेगा, यानी बजट तैयार करेगा कि कितना खर्चा आना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के, ये रूल्स रेगुलेशंस, ये नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ये प्रॉपर स्टेप्स प्रोसीजर, टाइम एंड कॉस्ट कितना आना चाहिए, इनका काम बेसिकली प्लानिंग करना है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अलग 4 लोग, यानी 4 लोग तो इधर हो गए, प्लानिंग के लिए 4 लोग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 अलग लोग। कौन कौन, सबसे पहला आएगा हमारे पास स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम होगा प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना, यानी जो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है उस चीज़ को टाइम पे पूरा करने के लिए स्पीडीली करना पड़ेगा। तो स्पीड बॉस का काम है स्पीड मेंटेन करके रखना, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आएगा क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के लिए, कि जो बेसिकली क्वालिटी बोली गई थी, जो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आए थे कि ये क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर क्वालिटी बन रही है या नहीं बन रही है, उसको बार बार चेक करना, उसको इंस्पेक्ट करना, वो काम होता है इंस्पेक्टर का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रिपेयर बॉस। अगर कोई मशीन खराब हो गई है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा, कोई आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम है, रिपेयरिंग किसी भी चीज़ की हो रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, द रिपेयर बॉस, ठीक है। लास्ट होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है, जो हर प्रकार के रिसोर्सेज अरेंज करके देगा। इसका काम होता है रिसोर्स अरेंज करना, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए, वो ये ला के देगा। तो टोटल 8 बॉस हैं जो वर्कर के ऊपर होंगे। अब यहाँ पे टेलर और फेओल का माइंडसेट ना कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, क्योंकि फेओल क्या बोल रहा था कि देयर शुड बी ओनली 1 बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड। टेलर ने बोला 8 बॉस होने चाहिए, 4 इधर 4 इधर, तब अच्छे से काम हो पाएगा। तो दोनों का अपना अलग अलग माइंडसेट है, सही है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप। सर ये याद कैसे रहेंगे, प्लानिंग के लिए आप लोग याद रख लो डर्टी,
जिसमें वाई का कोई मतलब नहीं है, मैंने वैसे ही लगा दिया, राइट। डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और इधर आप याद रख लो सर जी। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में 8 बॉस हैं, डर्टी सर जी, SIRG, ठीक है। आओ अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। देखो, इन दिस टेक्निक टेलर ने बोला कि फैक्ट्री को डिवाइड करो 2 डिपार्टमेंट में, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग। टेलर को ऐसा लगा कि वर्कर फ्री होने चाहिए प्लानिंग के बर्डन से, और जो बेसिकली प्लानिंग करने वाले हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ प्लानिंग करें। तो 2 अलग अलग लोग होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टेक्निक इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन ऑन द शॉप फ्लोर। इस टेक्निक को हम एक्सटेंशन बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क का। यहाँ भी तो काम डिवाइड हो रहा है, राइट। आगे लिखा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज अ टेक्निक विच एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट द टॉप फ्लोर बाय पुटिंग अ वर्कर अंडर 8 स्पेशलिस्ट। कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए? 8, ठीक है। इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, प्लानिंग अलग होगा, एग्जीक्यूशन अलग होगा, ठीक है जी। 8 कौन कौन से होंगे मैंने आपको बता दिया। रूट क्लर्क टू फिक्स द सीक्वेंस, सीक्वेंस ये बताएगा पहले क्या होना है मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स का, सीक्वेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस ये प्रोवाइड करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितना समय लगेगा और कॉस्ट शीट बनाना। डिसिप्लिनरियन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है ना, डिसिप्लिन मेक श्योर करना, ये डिसिप्लिनरियन का काम है। गैंग बॉस सारे मशीन टूल रिसोर्सेज अरेंज करके देना। स्पीड बॉस टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए। रिपेयर बॉस मशीन्स और टूल्स को रिपेयर करना। इंस्पेक्टर क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, ये इनका काम होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके 8 बॉस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आएगा वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नाउ व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन? इसमें क्या होता है? देखो ये एक नहीं 2 टेक्निक्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है। क्या बोलता है टेलर? टेलर ने बोला भैया आप अगर जब तक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करोगे, जब तक आप एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर साइज, एक प्रॉपर कलर, जब तक आप स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे, आपका सामान चल ही नहीं सकता, आपका नाम ही नहीं होगा, आपका ब्रांड ही जनरेट नहीं होगा। तो ब्रांडिंग करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड शेप, स्टैंडर्ड कलर, स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी होता है या नहीं होता है? तो टेलर ने बोला अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। आप स्टैंडर्ड चीज़ें बनाओ, आप ऐसी चीज़ें बनाओ जो सब जगह चल जाएं। आप देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जो सेल आते हैं, जो टीवी के रिमोट में डलते हैं, एसी के रिमोट में डलते हैं, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, लेकिन क्या स्टैंडर्ड साइज होता है? किसी भी कंपनी का ले लो, एकदम सब में लग जाएगा, लगता है या नहीं लगता है? चार्जर देखो C टाइप बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, लेकिन मैक्सिमम फ़ोन में लग जाते हैं, राइट। ऑल आउट रिफिल सब में लग जाता है, नहीं लग जाता है? इसी तरीके से ये सब क्या फॉलो कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने स्टैंडर्ड साइज बनाया हुआ है तो इनकी सेल्स इंप्रूव होती है। अब सपोज किसी के पास किसी भी कंपनी का रिमोट है, सेल वो कोई भी डाल सकता है, सब लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली स्टैंडर्डाइजेशन से सेल इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है? अगर हर कंपनी का अलग अलग साइज हो फिर तो एक ही कंपनी के बिकेंगे, सबके तो बिकेंगे नहीं। तो स्टैंडर्डाइजेशन से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट कर लो। इट डजंट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं हो रही, और किस किस चीज़ के स्टैंडर्ड्स? नॉट ओनली क्वालिटी, स्टैंडर्ड साइज, साइज एक प्रॉपर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइप, स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड मेजर, स्टैंडर्ड क्वालिटी, हर चीज़ का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। अब स्टैंडर्ड किस तरीके से हो, क्या स्टैंडर्ड रखा जाए, उसके लिए आपको वर्क स्टडी करना पड़ेगा। वर्क स्टडीज के बाद का एक नेक्स्ट टेक्निक है जो ये बताता है कि आप कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर आपको टाइम स्टडी करनी पड़ती है कि कितना समय में काम हो, उसके बाद मोशन स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद मेथड स्टडी, एक बेस्ट मेथड कौन सा होता है, उसके बाद फटीग स्टडी। इसको अब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट 2 मिनट के बाद। तो मेनली जो चीज़ है वो ये है कि देखो कुछ भी सेट करना हो उसके लिए पहले आपको अपने काम की स्टडी करनी पड़ती है, इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल जगह यूज हो जाता है, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। सर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? उससे पहले ऑब्जेक्टिव देखो स्टैंडर्डाइजेशन के, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, फिक्स साइज एंड फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि एक चीज़ फिक्स्ड टाइप की हो, साइज की हो, कैरेक्टरिस्टिक्स की हो। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मैन एंड मशीन, मैन और मशीन के
प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाए। यानी आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की मशीन आपको चाहिए, किस तरीके के आपको इंसान चाहिए आपकी जॉब के लिए, वो भी स्टैंडर्डाइज रखो, ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। नाउ व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? नाम में ही है, काम को सिंप्लीफाई करना। काम के अंदर बहुत सारी चीज़ें घुसाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब एक नया रेस्टोरेंट खोला, तो मैंने अपने रेस्टोरेंट में 50 तरीके के शेक रख दिए, बिक रहा 2 भी नहीं, बाकी सब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टेलर बोलता है कोई भी काम करो सिंप्लीफाइड रखो, जितना शॉर्ट रखोगे उतना अच्छा है, जितनी कम वैरायटी रखोगे। आपने 80-20 रूल पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कंपनी की जो 80% ऑफ द सेल होती है वो उनके 20% प्रोडक्ट से निकलती है। आप कभी भी देखना, किसी रेस्टोरेंट का देखना, उसका मेजर 20% सामान बिकता होगा। किसी भी कंपनी की 80% सेल 20% ऑफ द प्रोडक्ट से निकल जाती है। आप देखो, आपका जो आपके घर में आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पैसा कमा रहे हो, तो 80% ऑफ योर मनी आप मेनली 20% एफर्ट से बनाते हो, बाकी एफर्ट आपका ऐसा ही जाता है। ये 80-20 रूल है, इस पर एक पूरी किताब है, अगर आप कभी पढ़ोगे, सेल्फ हेल्प बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो मुझे बताना कि आपने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बहुत शानदार प्रिंसिपल है, अप्लाई होता है जीवन में। मैं तुम लोग को और भी बुक्स रेकमेंड करूंगा धीरे धीरे। अभी मेन सिंप्लीफिकेशन पे आ जाओ। सिंप्लीफिकेशन यही बोलता है कि अननेसेसरी वैरायटी, अननेसेसरी चीज़ें मत रखो। अगर आप अननेसेसरी वैरायटी, अननेसेसरी चीज़ें अपने प्रोडक्ट लाइन में रखोगे तो बहुत सारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करना, उसकी केयर करना, फालतू खर्चा आता है। तो टेलर ने बोला भैया सिंप्लीफाइड रखो, उतनी ही वैरायटी रखो जितनी बिकती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या बोला गया, सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइजेस एंड टाइप्स। कोई भी अननेसेसरी प्रोडक्ट है हटा दो, अननेसेसरी साइज है हटा दो, अननेसेसरी टाइप है हटा दो। एज मोर वैरायटी मीन्स ज़्यादा इन्वेंट्री यानी ज़्यादा स्टॉक, मोर मशीनरी, मोर लेबर कॉस्ट। इतना खर्चे से क्या करना है? जब आप अननेसेसरी हटा दोगे तो अपने आप की आपका रिडक्शन इन कॉस्ट आ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द नेक्स्ट टेक्निक। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास वर्क स्टडी। अब ये है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। क्या है जी वर्क स्टडी? हमारे पास वर्क स्टडी का मतलब होता है हर काम को करने का तरीका। टेलर ने बोला कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पिकअप करते हैं, जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे सोच रहे होते हैं, तो वहाँ पे 4 चीज़ें पिक्चर में आती हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास टाइम। यानी आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हो तो आपको सबसे पहले टाइम की स्टडी करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम। जैसे आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं ना, वो 3 ही घंटे क्यों दिए जा रहे हैं? 2.5 क्यों नहीं दिए जा रहे, या 3.5 क्यों नहीं दिए जा रहे? 80 मार्क्स के पेपर के लिए वाई 3 आवर्स? क्योंकि वहाँ पे टाइम स्टडी हुई हुई है। टाइम स्टडी का मतलब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्कर्स को काम करते हुए, हम देखते हैं कि एक वर्कर कितनी देर में काम कर रहा है, ठीक है ना, उससे हम टाइम स्टडी करते हैं। देखो टेलर तो साइंटिफिक अप्रोच पे बिलीव करता है। साइंटिफिक का मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, करके देखो। तो टेलर तो करके देखता है कि कितना टाइम लग रहा है हर चीज में। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टाइम स्टडी। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि एक स्टैंडर्ड काम को करने के लिए कितना समय लगता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास मेथड स्टडी। व्हाट इज मेथड स्टडी? मेथड स्टडी होता है बेटा जी किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड अपनाना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे बीएसटी पढ़ाना है, तो बीएसटी पढ़ाने का तरीका या तो ये था कि जैसा मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था मैं वैसा ही पढ़ाऊँ, उनको उनके टीचर ने जैसा पढ़ाया था वो वैसा ही पढ़ा रहे हैं। बट मैं रोज रोज नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। उसको करने से क्या होता है? मुझे एफिशिएंसी मिलती है, मुझे इफेक्टिवनेस मिलता है, बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, मैं नए नए लाइव एग्जाम्पल्स देता रहता हूँ। उससे क्या होता है? मैंने मेनली क्या करा है? मैंने करा है यहाँ पे मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज कि एक बेस्ट मेथड ढूंढने की कोशिश करी है कि व्हाट वर्क फॉर मी, है ना, बच्चों को क्या अच्छा लगता है। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मोशन स्टडी। सर व्हाट इज मोशन स्टडी? इस पे टेलर ने बोला कि हमें अपने वर्कर्स की एनर्जी का भी हिसाब रखना चाहिए। देखो आपका वर्कर जितना एनर्जेटिक होगा उतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर वो थका थका होगा तो वो इतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हम भैया एनर्जी के लिए क्या करें? हम उनकी मोशन स्टडी करते हैं। मोशन का मतलब उनकी मूवमेंट्स की स्टडी करो कि वो क्या बहुत अननेसेसरी मूव तो नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्कर चाहिए, ये मेरा यहीं पे बोर्ड पे लगा रहता है, मैग्नेटिक है, यहाँ चिपक जाता है ना, तो मुझे अननेसेसरी मूव नहीं करना पड़ता। अगर मुझे चाहिए हो और इसका जो मैंने जगह बनाई है वो बहुत दूर बनाई है,
अब मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, उठा के लेके आता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ, रख के आता हूँ, फिर उठा के लेके आता हूँ, फिर रख के आता हूँ, फिर उठा के लेके आता हूँ। बताओ क्या ये मूवमेंट अननेसेसरी हो गया? मेरा टाइम लग रहा है, मेरी एनर्जी लग रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे टेलर ने बोला कि इस पर्टिकुलर मोशन को ऑब्जर्व करो, फिर देखो कि कौन से प्रोडक्टिव हैं, कौन से अनप्रोडक्टिव हैं। जो प्रोडक्टिव हैं उनको कंटिन्यू रखो, जो अनप्रोडक्टिव हैं उनको सोचो कि कैसे एलिमिनेट किया जा सके। मोशन स्टडी से आपका टाइम बचेगा बहुत अच्छा। लास्ट होता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में बच्चों हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट। देखो कोई भी वर्कर होगा, ही इज बाउंड टू गेट टायर्ड। किसी भी तरीके का वर्कर हो वो थकेगा। मैं अगर काम करता हूं तो मैं भी थक जाता हूं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो आप उसमें थक जाते हो, हर इंसान थकेगा। अगर हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं तो क्या हम वापस से फ्रेश फील करते हैं? तो स्टडी ऑफ रेस्ट में बेटा जी हम लोग को मेनली 3 चीज़ों की स्टडी करनी होती है। कौन सी 3 चीज़ों की स्टडी करनी होती है? सबसे पहली स्टडी हमें करनी है बेटा जी कि एक वर्कर को कितनी देर के बाद रेस्ट देना है। कितनी देर के बाद रेस्ट देना है? पहला तो आपको ये देना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हर 4 घंटे के बाद रेस्ट देना है। मेरा वर्कर 8 बजे आ जाता है तो पहला इंटरवल 12 बजे, फिर अगला इंटरवल 4 बजे, बस उसके बाद 8 बजे छुट्टी। तो मैंने हर 4 घंटे के बाद रेस्ट दिया। उसके बाद 4 घंटे के बाद ये हो जाएगा कि कितनी बार देना है ये रेस्ट, कितनी बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, डिपेंड करेगा कितने घंटे की शिफ्ट है, तो कितनी बार वो रेस्ट देना है। तीसरा होता है ये रेस्ट कितनी देर का होना चाहिए। भाई 5 मिनट का रेस्ट, 10 मिनट का रेस्ट, 20 मिनट का रेस्ट। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। सबसे पहले कितनी देर के बाद रेस्ट देना है, कितनी बार देना है दिन में, और कितनी देर के लिए देना है। ये 3 चीज़ें हम लोग जिसमें रेस्ट की स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फटीग स्टडी। जब ये चारों स्टडी प्रॉपर हो जाएंगी ना तो आपका काम एकदम परफेक्ट होगा, परफेक्शन के साथ, क्योंकि यहाँ से आपका जो वर्कर है वो प्रोडक्टिव रहेगा। मेथड में आप बेस्ट मेथड ढूंढ लोगे काम करवाने का। मोशन में आपने अननेसेसरी एलिमेंट हटा दिए तो और एनर्जी रहेगी उसके अंदर। टाइम में आपने बेस्ट टाइम फाइंड आउट कर लिया तो समय पे आपका काम पूरा हो जाएगा। जब इन चारों को मिला देते हो तो इसको हम बोलते हैं वर्क स्टडी, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। बेस्ट कंट्रीब्यूशन आता है हर फैक्टर से। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम लोग बोलते हैं वर्क स्टडी। है ना शानदार टेक्निक? कर लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखो जी, सबसे पहले फटीग स्टडी। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड, वो थक जाता है। देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर रेस्ट इंटरवल। टेलर ने बोला द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। विश और एक्सपीरियंस से नहीं कि भाई जब मन करा रेस्ट दे दिया, जब मन करा नहीं दिया, ऐसे नहीं है। प्रॉपर स्टडी करो यार, साइंटिफिक अप्रोच से स्टडी करो, ये नहीं, ठीक है। टेलर ने क्या कहा, कैसे करो? देखो, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार रीड करना है, एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख देना। एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो जब वो काम कर रहा है, नोट डाउन करो कब वो थक रहा है, उसके बाद नोट करके फ्रीक्वेंसी देखो, कितनी देर का रेस्ट ले रहा है, कितनी देर के बाद ले रहा है। उसके बेसिस पे आप फटीग स्टडी करके ये 3 चीज़ें पता लगाओ, कितनी बार रेस्ट देना है, कितनी देर का रेस्ट देना है, और कितनी देर के बाद, ठीक है। ये हमारे पास फटीग स्टडी में आता है। मेथड स्टडी मैंने आपको बता ही दिया, इज टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब्स विच कीप मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका मेनली किस में आता है? मेथड स्टडी में। वही बात है, जो मेथड है वो रूल ऑफ थंब से नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच लगा के फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। टाइम स्टडी क्या है सर? टाइम स्टडी में आपको मेनली किस चीज़ की स्टडी करनी है? समय की, कितना समय लगना चाहिए, है ना। देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, सूटेबल इंसेंटिव उनको कितना मिलना चाहिए, लेबर कॉस्ट निकालना, ये सब टाइम स्टडी में आ जाता है। सही हो गया, मतलब बेसिकली ये वर्कर के स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर ये टिका हुआ है। मोशन स्टडी में मैंने आपको बता ही दिया, अननेसेसरी मूवमेंट्स, अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करना। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट, जैसे लिफ्टिंग, पुटिंग, ठीक है। उसके बाद पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, लिफ्टिंग एंड पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद सिटिंग, चेंजिंग पोजीशंस, ये सब एक काम करते टाइम करने पड़ते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। ये सब हमने पढ़ लिया, सही है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चलो जी, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट टेक्निक आ रहा है बेटा जी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, देखो नाम में ही है, डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग,
पीस का मतलब आउटपुट कितना बन रहा है, वेजेस का मतलब जो आप पैसा दे रहे हो। तो इस टेक्निक में टेलर ने बोला कि आपको हर वर्कर को उसकी क्वालिटी या उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी वो बेसिकली रोज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस आधार पे पैसा मत दो। आप पैसा दो आउटपुट के आधार पे। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। भाई सीधी सीधी सी बात है। इससे आपके हर वर्कर मोटिवेटेड रहेगा। जैसे मैंने ये बोला कि भैया स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 10 यूनिट का है, कि 10 यूनिट मुझे आज चाहिए और 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप लेस देन 10 बनाते हो, 10 से कम, तो आपको 90 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। और अगर आप मोर देन 10 बनाते हो तो आपको 120 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। स्टैंडर्ड यूनिट कितना था? 10 यूनिट चाहिए, उससे कम बनाओगे तो इतना मिलेगा, उससे ज़्यादा बनाओगे तो इतना मिलेगा। अब चिंटू ने और चिंटी ने दोनों MBA हैं फॉर एग्जांपल, और प्रोडक्शन करवा रहे हैं अपने नीचे। तो चिंटू के वर्कर ने बना दी 12 यूनिट और चिंटी के वर्कर ने बनाई 9 यूनिट। अब देखो ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन चिंटू स्टैंडर्ड से ऊपर काम कर रहा है और चिंटी स्टैंडर्ड से नीचे। तो देखो चिंटू ने 12 यूनिट बनाई ना, तो इसको जो पैसा मिलेगा, भाई आज तो मार कर ही हाथ में नहीं आ रहा, आओ जी। तो जो चिंटू को पैसा मिलेगा वो मिलेगा 120 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि इसने 10 से ज़्यादा बनाई है ना। तो 120 इंटू 12, 1440 रुपये तो चिंटू को मिलेंगे। सही है जी। अब चिंटी ने 9 यूनिट बनाई है बेसिकली, राइट। तो 9 में जो पैसा मिलेगा लेस देन 10 हो गया, तो 90 यूनिट के हिसाब से तो देखो 810 रुपये मिलेंगे। तो देखो फर्क सिर्फ 3 यूनिट का था, बट अमाउंट में कितना फर्क आ गया। कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी का पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है। चिंटू मोटिवेटेड रहेगा कि यार मजा आ गया, खूब पैसा कमाया, अगली बार और अच्छा काम करूंगा। चिंटी मोटिवेटेड होगी कि यार अगली बार तो इस टारगेट को पूरा करना ही है, तभी पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो हर वर्कर भी मोटिवेटेड है, कंपनी का पैसा भी बच रहा है, हर चीज़ अच्छे से होगी और टाइमली प्रोडक्शन होगा, स्पीडीली प्रोडक्शन होगा, हर चीज़ बढ़िया होगी, राइट। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। This technique emphasizes paying different wages for efficient and inefficient employees. अब चिंटू efficient हो गया, चिंटी inefficient हो गई। Taylor wanted to differentiate between efficient and inefficient worker. He wanted to reward efficient workers. Efficient workers को reward करो और जो कम काम कर रहे हैं उनको कम पैसा दो। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आ रहा है बेटा जी हमारे पास सिंपल द सिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फेयोल। ये सिर्फ एक रीड ओनली टॉपिक है, इसको आप एक रीडिंग लगा लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज जस्ट टू रीड, ऐसा इसमें से कुछ खास नहीं आने वाला है। ले लिया। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेयोल, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। हेनरी फेयोल मीनिंग लिख दिया, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल थ्योरी के ऊपर है, फेयोल का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल थ्योरी के ऊपर है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। हेनरी फेयोल मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, टेलर यूजुअली लोअर लेवल शॉप फ्लोर लेवल की बात करते हैं। टेलर के प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में लगते हैं और फेयोल के यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। फेयोल ने सभी के सभी पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए, इन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। उसके बाद इनके मैनेजरियल फंक्शन है, इनके मेनली प्रोडक्शन के ऊपर है, टेक्निक्स प्रिंसिपल सब प्रोडक्शन के ऊपर है। टेलर मेनली बात करते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की, अलग अलग पैसा होना चाहिए। फेयोल मेनली प्रॉफिट्स बांट के चलो, एक साथ मिलजुल के काम करो। फेयोल का जो अप्रोच है वो मैनेजर्स का अप्रोच है, टेलर का जो अप्रोच है वो इंजीनियर्स का अप्रोच है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ये भी बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर, बट स्टिल पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हमने कर लिया। तो गाइज इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंटूज एंड चिंटीज, हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। इसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 3 और चीज़ों को इसी तरीके से अच्छे से करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।